जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखेंगे। देखो, हमने अब तक पॉइंट पढ़ा, लाइन पढ़ा, प्लेन पढ़ा है, बट जो बेसिक पॉइंट है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने की, वो पॉइंट्स हमें इसी चैप्टर में स्टडी करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ 9 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर चैप्टर्स फॉर 10 स्टैंडर्ड। ओके, अगर ये अभी आपके क्लियर हो जाते तो आपको आगे कुछ तकलीफ नहीं होगी। ऑब्वियसली आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर है, बट चैप्टर में है तो हमें इसको रिपीट करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये सेगमेंट पढ़ा है, लाइन पढ़ा है क्या बार बार? यस, ऑब्वियसली इट इज इंक्लूडेड इन चैप्टर, सो आई हैव टू एक्सप्लेन इट, इट इज माय ड्यूटी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है रे ए बी, सॉरी लाइन सेगमेंट ए बी। फर्स्ट पॉइंट इज लाइन सेगमेंट ए बी। सपोज एक लाइन है एल और यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है ए, एक पॉइंट का नाम है बी। तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और इसके बीच में के जितने पॉइंट है इनको क्या कहा जाएगा? लाइन सेगमेंट ए बी। व्हाट इज कॉल्ड? लाइन का सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स पार्ट, टुकड़ा। एक ये लाइन का टुकड़ा है, तो इसको मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे अभी। तो अगर आप देखोगे तो निकल गया बाहर। तो यहाँ पे लाइन का सेगमेंट क्या होता है? यूनियन सेट है। किसका यूनियन सेट है? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड द पॉइंट्स बिटवीन ए बी। ओके, यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, इसको क्या कहा जाएगा? सेगमेंट ए बी। अगर आप पूछोगे कि सर ए के पीछे कोई पॉइंट नहीं, तो ए और बी के पीछे, बी के आगे कोई पॉइंट नहीं, तो ए एंड बी आर एन पॉइंट्स। इनको क्या कहोगे आप लोग? एन पॉइंट्स। दोनों एन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये पहली बात हो गई। सेकेंड थिंग, जब भी आप लोग सेगमेंट के बारे में बात करोगे तो सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। ये आपको बात याद रखनी चाहिए। ओके, अभी बात करेंगे रे की। समझ लीजिए ए एक फिक्स पॉइंट है, ए एक फिक्स पॉइंट है जिसको कहा जाएगा एंड पॉइंट। व्हाट इट्स कॉल्ड? एंड पॉइंट। ठीक है, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं और यहां से अगर मैं कोई एक्सटेंड कर रहा हूं लाइन बी की तरफ, जो आप बढ़ते जाए, पी टी ऐसे बढ़ते जाएगी। इफ आई विल एक्सटेंड दी सेगमेंट ए बी टूवर्ड्स बी, अगर कोई सेगमेंट ए बी उसको मैं बी के तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं तो इसको क्या रीड किया जाएगा? रे ए बी। व्हाट इट विल बी रीड एज? सेगमेंट, सॉरी रे ए बी। अभी रे ए बी क्यों कहा जाता है सर? इसको रे बी ए क्यों नहीं रीड किया जा सकता? इसके पीछे रीजन है कि अगर ये रे ए से स्टार्ट हो रहा है और बी को तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बी के आगे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ये एरो दिखा है, एरो का मीनिंग क्या है? आप लोग इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, रे ए बी का मीनिंग क्या है? कि ए इसका एंड पॉइंट है इसलिए, और बी के तरफ बढ़ते जा रहा है। बी लास्ट पॉइंट नहीं, बी के तरफ बढ़ते जाएगा। आप इसको रे ए बी रीड करो या फिर इसको रे ए पी रीड करो, ए पी, या फिर रे ए टी रीड करो तो भी चलेगा, क्योंकि ए के आगे आप बी पॉइंट लो, ए के आगे आप पी पॉइंट लो, ए के आगे आप टी पॉइंट लो तो भी चलेगा। बहुत सारे पॉइंट्स आप रीड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी अगर कोई दूसरा पॉइंट जाता है सी, तो आप ए सी रीड करो, बट एंड पॉइंट शुड बी इक्वल। रेड एंड पॉइंट आपका फिक्स रहेगा ए, और रे के ऊपर का कोई भी पॉइंट लेके उसको आप रीड कर सकते हो। ओके, रे को फिक्स लेंथ नहीं होती, ये एक तरफ एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए इसकी फिक्स लेंथ बताई नहीं जाती। जैसे सूरज से किरणें आ रही है, सो आई कांट मेजर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं भी जा सकती है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे आके मेरे पे आके रुक गई, नहीं, इट कैन रिफ्लेक्ट विच इज़ नॉट विजिबल टू मी इवन। अगर यहाँ पे अभी लाइट आ रही है तो यहाँ पे सूरज की किरणें हैं बट वो हमें दिख नहीं रही है, तो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ऑब्वियसली। सो ये बातें हो गई कि रे को फिक्स लेंथ नहीं होती, रे का एक ही एंड पॉइंट होता है और उसी एंड पॉइंट से रे को रीड किया जाता है। रे को उल्टा रीड नहीं किया जा सकता, याद रखो, एंड पॉइंट से रीड किया जाएगा। ये दूसरी बात हो गई। अभी बात करेंगे लाइन की। अगर कोई रे ए बी है और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स उसके पीछे एग्जैक्ट, अगर मैं और एक रे निकालता हूं, यूनियन सेट ऑफ रे ए बी एंड ऑपोजिट रे ऑफ ए बी, यूनियन सेट करना है किसका? रे ए बी और ऑपोजिट रे ऑफ ए बी, इसको क्या कहोगे आप लोग? लाइन ए बी कहोगे। आप बोलोगे सर लाइन को तो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते सर। यस, लाइन को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करो, आप इसको लाइन एल बोलो या फिर इसको लाइन ए बी बोलो तो भी चलता है। कोई भी दो पॉइंट लेके आप लाइन को रीड कर सकते हो या फिर कोई भी एक स्मॉल लेटर लेके लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट है लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी और लाइन ए बी। ठीक है, अब बात करेंगे कॉन्ग्रेंट की। वर्ड कॉन्ग्रेंट, ये जो वर्ड है ये ज्योमेट्री में मोस्टली यूज होता है।
और जो आपका एरिथमेटिक है या फिर अलजेब्रा है उसमें ये वर्ड को नाम है इक्वल। क्या नाम है? इक्वल। इक्वल मीन्स सेम सेम। बट एक बात याद रखना, ज्योमेट्री का इक्वल मीन्स ज्योमेट्री का कॉन्ग्रुएंट वर्ड और एरिथमेटिक का इक्वल वर्ड, इसका मीनिंग सेम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स इक्वल है, नहीं। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, वो आप सर्कल चैप्टर जब पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर तब आपको समझेगा कि आर्क का मेजरमेंट इक्वल है तभी भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, वो आगे का पार्ट है, दैट यू विल सी। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वर्ड और इक्वल वर्ड को इक्वल नहीं समझना है, सेम नहीं समझना है। ये अभी 9th के लिए आपको सेम ही लगेगा, बट आगे जाके इसका बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इक्वल की जगह पे इक्वल, लेंथ इक्वल होती है, सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होती है। सेगमेंट की लेंथ इक्वल रहेगी। देखो मैं कैसे लिखूंगा, समझ लीजिए कोई मेरे पास सेगमेंट है ए बी और कोई सेगमेंट है सी डी। ये ए बी का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, सी डी का भी मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा समझ लो। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल का साइन है, लेंथ ऑफ सी डी आ गया, वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। दोनों का लेंथ सेम है। तो यहाँ पे सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी आप बोलोगे सर इक्वल हो गए, नहीं, इक्वल नहीं होते। सेगमेंट्स या फिर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर एक दूसरे के साथ इक्वल है, ये वर्ड नहीं यूज होता। कौन सा वर्ड यूज होगा? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या आएगा? इक्वल के ऊपर एक चढ़ते हुए एक उतरते हुए। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि इक्वल लेंथ होती है। इक्वल क्या होती है? लेंथ होती है। कोई भी सेगमेंट है उसकी लेंथ इक्वल होती है, या फिर कोई रेडियस है तो उसकी लेंथ इक्वल होती है। बट अगर कोई सर्कल है तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, अगर कोई ट्रायंगल है तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, कोई रेक्टेंगल है तो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, कोई अगर सेगमेंट है तो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे सेगमेंट्स। तो जितने ज्योमेट्रिकल फिगर्स है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल नहीं होती, उनकी लेंथ इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट का कंफ्यूजन क्लियर हो गया? यस। सो यहाँ पे व्हेन टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे उसके बारे में बात कर रहे थे हम। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट किसको कहा जाएगा? जब दो सेगमेंट की लेंथ इक्वल होगी। लेंथ अगर इक्वल है तो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो गई। करेक्ट है? सो आई थिंक यू गॉट दिस। अभी जब दो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है या फिर तीन कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ले लेता मैं, पहले तो एक ही लेता हूं। एक सेगमेंट है मेरे पास, समझ लीजिए ए बी। सेगमेंट ए बी है, ये एक दूसरे, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ए बी ये है 4 सेंटीमीटर। ये खुद के साथ ही इक्वल आएगी क्या? यस, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर आएगी। वही सेगमेंट खुद के साथ इक्वल होती है। इट मीन्स सेगमेंट ए बी congruent with segment AB means every segment is congruent with itself। जैसे मैं अभी खुद को यहाँ पे देख रहा हूँ मोबाइल में, मैं खुद दिखाई दे रहा हूँ, या फिर मेरे सामने अगर मिरर है, सो आई कैन सी माई रिफ्लेक्स इमेज। क्या देखूंगा मैं? एक रिफ्लेक्स इमेज देखूंगा। तो ये जो प्रॉपर्टी खुद का ही खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिविटी। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? रिफ्लेक्सिविटी। ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। When a segment is congruent, every segment, when नहीं, every segment is congruent with itself, इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा रिफ्लेक्सिविटी। सर अभी इसका यूज क्या है? यूज देखेंगे कहाँ पे? जब हम थ्योरम सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेगमेंट्स की हम यूज करेंगे। तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे भूल जाओ सर, नहीं। नेक्स्ट, आपने नंबर्स में देखा होगा, नंबर्स में कैसे कि 4 इक्वल्स टू 4 है, तो ये 4 को मैं उधर सेंड करता तो ये 4 को इधर सेंड करा, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि भाई 4 इक्वल्स टू एक्स है, तो इसको मैं x इक्वल्स टू 4 लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एक दूसरे को स्वैप करते हो तो इक्वल साइन थोड़ी फर्क पड़ती है। हाँ, कोई अगर तराजू में चीज है और दोनों इक्वल है, मैंने तराजू घुमा दिया तो इक्वलिटी चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। तो वो तो सेम ही, तुम कितना भी घुमाओ। ओके, सो अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके लिए सेगमेंट्स में कैसे होता है। तो समझ लीजिए सेगमेंट ए बी अगर कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी के साथ, कब कॉन्ग्रुएंट होगी? जब उनका मेजरमेंट सेम होगा तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। तो सेम सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट सी डी, देयरफॉर सेगमेंट सी डी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट ए बी। अगर ए बी सी डी के बराबर है तो सी डी भी ए बी के बराबर होगी। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। सो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं? ये जो प्रॉपर्टी है, इफ अ सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट विद अनदर वन, देन दैट अनदर सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस सेगमेंट। अगर सेगमेंट ए बी सी डी के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो सी डी भी ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी। सो दिस
प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सिमेट्री. क्या बोलती है इसको? सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलती है. सीमेंट नहीं, सिमेट्री. ओके. अभी रही थर्ड प्रॉपर्टी. 3 प्रॉपर्टी इसमें देखो, एक है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री. अभी थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी, उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट मी रब दिस. अगर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट है किसके साथ? सेगमेंट सी डी के साथ. मीन्स समझ लीजिए ए बी सी डी के साथ कॉन्ग्रेंट है. सेम है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है. और अगर सेगमेंट सी डी सेगमेंट एक्स वाई के साथ कॉन्ग्रेंट है, ये एक्स वाई है समझ लीजिए, तो अगर सी डी इसके साथ कॉन्ग्रेंट होंगी तो एक्स वाई का भी मेजरमेंट कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो हमने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा? ए बी इज कॉन्ग्रेंट विथ सी डी. ए बी इज कॉन्ग्रेंट विथ सी डी एंड सी डी इज कॉन्ग्रेंट विथ एक्स वाई. सी डी इज कॉन्ग्रेंट विथ एक्स वाई. तो ऑब्वियसली ए बी और एक्स वाई के बारे में क्या बताओगे तुम लोग? ए बी और एक्स वाई भी क्या हो जाएंगे? क्योंकि मेजरमेंट तो सेम है. ए बी और एक्स वाई क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. ए बी इज सी डी टू एक्स वाई. ट्रांजिशन हो रहा है. ट्रांजिशन मीन्स ए बी से सी डी पे गए, सी डी से एक्स वाई पे गए, बट वो कॉन्ग्रेंट ही है. ए बी कॉन्ग्रेंट सी डी कॉन्ग्रेंट एक्स वाई. तो ए बी कॉन्ग्रेंट क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा. इट मीन्स सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट विथ सेगमेंट एक्स वाई. क्योंकि सी डी तो कॉमन है दोनों में. देखो अगर ये सी डी के साथ है और ये भी सी डी के साथ कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट हो गए ना. तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिविटी. व्हाट इट्स कॉल्ड? ट्रांजिटिविटी. होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके. अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट है. अब एक बात याद रखो, कोई भी चीज के अगर मैं 2 टुकड़े करने के लिए बोलूं, अगर मैंने आपको एक सेगमेंट दे दी, भाई इसके 2 टुकड़े करके दो, तो कोई भी आएगा बोलेगा सर इधर से तोड़ दो, हो जाएंगे इक्वल. नहीं होंगे. हो रहे हैं क्या? इधर से तोड़ दो सर, हो जाएंगे. नहीं. आप क्या करोगे? एग्जैक्ट मिड पॉइंट फाइंड करोगे. समझ लो मैंने एग्जैक्ट मिड पॉइंट फाइंड किया. ये इसको नाम दे दिया एम. दिस इज एग्जैक्ट मिड पॉइंट. कंसिडर कर लो. हाँ, शायद दिखता ना, लेकिन कंसिडर कर लो. मिड पॉइंट है. और एक मिड पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ मैं, और एक नहीं, एक ही हो सकता है. मीन्स एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ से मैं सेम टुकड़े कर सकता हूँ. एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ से मैं सेम टुकड़े कर सकता हूँ ना. और एक पॉइंट मिलेगा क्या सेम टुकड़े करने के लिए? और एक ये भी देता हूँ मैं तुमको. चलो एम को छोड़ के और एक पॉइंट फाइंड करके दो. एम यहाँ पे, यहाँ से कट करूंगा तो हो जाएंगे इक्वल? नहीं होंगे ना बेटा इक्वल. इट मीन्स एवरी सेगमेंट हैज ओनली 1 मिड पॉइंट. हर एक सेगमेंट को कितने मिड पॉइंट होते हैं? एक ही मिड पॉइंट होते हैं. ये प्रॉपर्टी याद रखना है. एवरी सेगमेंट हैज ओनली 1 मिड पॉइंट. ठीक है, ये काम में आएगा आपको. ये जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है. अब यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि अगर ए बी का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर तो ए एम का मेजरमेंट कितना आएगा? ए बी पूरा 6 है तो ए एम हाफ है, कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर. और एम बी कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर. अगर मैंने बोला कि ए एम है मेरा 8 सेंटीमीटर तो पूरा ए बी कितना आएगा? ए बी इज डबल ऑफ ए एम. सॉरी, तो कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली 8 है तो इसका डबल है ना. हाँ, एम क्या है? एम क्या था? एम था हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ ए बी था. तो हाफ ऑफ ए बी 6 का हाफ. ये ए बी 6 है, 6 का हाफ कितना आएगा? 3. वैसे एम क्या है? एम जो है वो ए बी का अगर मैं डबल करता हूँ, ए बी क्या है? एम का डबल है. एम का डबल करो. सो ये एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे कि ए एम 8 है तो ए बी कितना होगा अगर एम मिड पॉइंट है. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. तो तभी ऐसे फिगर बना लेनी और थोड़ा सा अंदाजा लगा के आपको सिर्फ कंसेप्ट क्या लिखना है? अगर एम मिड पॉइंट है तो एम इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको ऐसे लिखते आना चाहिए 1 हाफ ए बी. ए बी क्या आप है? या फिर अगर मैं ए बी के बारे में बात करूंगा तो ये 2 टाइम्स ए एम है और 2 टाइम्स एम बी है. ए एम को डबल करो ए बी बन जाएगा, एम बी को डबल करो ए बी बन जाएगा. तो ये दोनों कंडीशन जब एग्जांपल सॉल्व होंगी तब ये कंडीशन लिखूंगा. तब ऐसे मत सोचना कैसे आया भाई, नहीं. प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज बेसिक. आई एम टीचिंग यू ना, सो रिमेंबर इट. अभी बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स. अगर 2 सेगमेंट है, ये है ए बी मेरी फेवरेट सेगमेंट और एक है सी डी जिसका मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर.
बोलो कंपेयर करके बताओ। कंपेयर मीन्स कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। कोई भी सेगमेंट कंपेयर करने के लिए किसकी जरूरत होगी, उसकी लेंथ। अगर लेंथ नहीं तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। सो लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जहां पे भी कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो वहां पे लेंथ दी रहेगी, तो आपको लेंथ फाइंड करना है। कभी कभी डिस्टेंस दिया रहता है, क्या करते हैं, ये ऐसे दे दिया सेगमेंट ए बी, और आप लोगों को बोले डिस्टेंस ए कॉमा बी, आप ढूंढते बैठोगे लेंथ कहाँ पे भाई, डिस्टेंस दे दिया इधर इन्होंने 6, लेंथ कहाँ पे भाई, डिस्टेंस ही लेंथ होती है, यही लेंथ है आपकी, लेंथ ए बी यही है। ए से लेके बी तक का जितना डिस्टेंस है उतना तो लेंथ है, करेक्ट है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, तो सर मारते बैठोगे यार हमको तो लेंथ बोली सर ने, इधर तो डिस्टेंस दे दिया, कैसे कंपेयर करेंगे। लेंथ और डिस्टेंस सेम है। अगर किसी का मैं बोलूँगा दोनों जगह से आधा कितना डिस्टेंस है, तो वही रोड की तो लेंथ हो गई, करेक्ट। सो यहाँ पे कंपेरिजन करते समय ए बी है 4, सी डी है 6, सो सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट सी डी। बट ये कब पॉसिबल है, जब लेंथ ऑफ ए बी, सॉरी ये लेस देन है, लेस देन लेंथ ऑफ सी डी, तभी तो ये लेस देन होगी। ए बी की लेंथ सी डी से छोटी है, इसलिए सेगमेंट ए बी सी डी से छोटी होगी। ये रीजन लिखना जरूरी है कि क्यों छोटी है, क्योंकि बिकॉज वाई इट इज स्मॉल, बिकॉज लेंथ ऑफ ए बी जो है वो सी डी से कम है। ऑब्वियसली दैट इज वाई सेगमेंट ए बी स्मॉलर देन सेगमेंट सी डी। सो ये कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए। सो कंपैरिजन क्लियर हो गया। अब एक बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों को इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, ये 10 तक कंफ्यूजन रहता है, 12 तक कंफ्यूजन रहता है, ये क्लियर नहीं होता। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको 11, 12 और 10 में प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पे 2 लाइन ली, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, कंसिडर करो परपेंडिकुलर है। बात हो गई। अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे दिया मैंने ए, और इधर पॉइंट ले लिया बी, और इधर पॉइंट ले लिया डी, अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि रे ए डी इज परपेंडिकुलर टू रे ए बी, तो चलेगा क्या, ए डी ए बी को परपेंडिकुलर है, चलेगा क्या, चलेगा, 100% चलेगा। अगर आप लोग ये बोलते हो कि सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, चलेगा, 100% चलेगा। मीन्स अगर 2 लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसके जितने सेगमेंट है, मीन्स वो लाइन सेगमेंट रहे, रे रहे, कोई भी टुकड़ा आप लाइन का निकालो, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगी। इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर सेगमेंट्स are perpendicular to each other, then their rays are perpendicular to each other, then the segment of one line is perpendicular to the segment rays of another line, then the segment of another line is perpendicular to the ray of first line। means segment के साथ perpendicular रह सकते हैं, इस लाइन के उस लाइन के साथ, रे के साथ perpendicular हो सकते हैं, या फिर इस लाइन की सेगमेंट उस लाइन की रे के साथ, उस लाइन की सेगमेंट इस लाइन के रे के साथ perpendicular होंगे। जो जो कंपोनेंट्स बनेंगे यहाँ पे आप बनाओ ना, रे बना लिए, सेगमेंट बना लिया, अभी रे एडी बना लेता मैं, रे एडी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, देखो रे सेगमेंट के साथ होगा, या फिर सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर टू रे ए बी, रे सेगमेंट सेगमेंट रे सेगमेंट सेगमेंट ए बी, आप कितने भी कंपोनेंट लो वो सारे परपेंडिकुलर ही होंगे। वहां पे ऐसे नहीं बोलना कि सर यहाँ पे एक सर्कल दे दिया सर और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली सर ने डी ए बी को परपेंडिकुलर कैसे ले लिया, लाइन परपेंडिकुलर थे। तो ये उस टाइम नहीं बोलना, नहीं तो फिर नहीं समझा सर, डोंट से दिस प्लीज। बहुत बार होता है, 10th वाले करते इसलिए मैं करके बता रहा हूँ कि सर ये समझा नहीं, बी सीरियस अबाउट दिस। ओके, लास्ट पॉइंट है, अगर कोई गटर है और तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, समझ लो ये गटर है, ये गटर है, और तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, तो तुम ऐसी जंप लगाओगे कि ऐसी जंप लगाओगे, कौन सी शॉर्टेस्ट जंप होंगी? ऑब्वियसली स्ट्रेट जंप शॉर्टेस्ट होंगी ना, ये वाली जो परपेंडिकुलर है, कि ये वाली जो कुछ एंगुलर बन रही है। तुमको यहाँ पे जंप लगानी, तुम ऑब्वियसली तुम परपेंडिकुलर जंप लगाओगे कि एंगुलर लगाओगे, बताओ। तुम तिरछा जंप मारोगे, अगर जंप छोटी होगी तो गटर में गिर जाओगे। तो तुम शॉर्टेस्ट देखते हो कि कितना शॉर्ट जंप मेरा होगा, तो आप जितना परपेंडिकुलर उतना जंप करने की कोशिश करते हो। इट मीन्स अगर कोई लाइन है और यहाँ पे अगर पॉइंट है, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कैसे निकालना है, मैं ऐसे थोड़ी डिस्टेंस मेजर करूंगा कि भाई ये 6 सेंटीमीटर है इधर से। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं ना सर, इतना क्यों, यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस देना है सर तो हम ऐसे डिस्टेंस लेते हैं ना सर डायरेक्टली, ये सर ये 5 सेंटीमीटर हो रहा है ना सर, ये ले लीजिए ना,
ये चलेगा ना सर? सिंपल सी बात है, अगर घर में आपको लाइट लगानी हो, वायर लगानी हो और आपकी ये मेन लाइन गई है, ओके, ये खंबा है, आखिरी सभी लोग नहीं डालते, बट एग्जांपल देता हूँ, आपको सप्लाई लेना है घर का, ये घर है आपका, तो आप सप्लाई इस खंबे पे लोगे कि इस खंबे पे लोगे? कौन से खंबे पे सप्लाई? इस खंबे पे लोगे तो लाइन ज़्यादा लगेगी। इट मीन्स कम से कम डिस्टेंस कब मिलेगा? जब आप परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाओगे उस पॉइंट से। सो हमेशा किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, कभी भी डिस्टेंस अगर मैं बोलूँगा, किसी ने अगर बोला कि ये पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट का डिस्टेंस लाइन एल से 6 सेंटीमीटर है, तो आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बोला, इट मीन्स डिस्टेंस, अगर किसी ने बोल दिया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन इज 6 सेंटीमीटर, तो वहां पे कंपलसरी ज्योमेट्री में एक रूल है कि आपको परपेंडिकुलर ही निकालना पड़ेगा। इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। वहां पे आपको कोई रीजन नहीं चलेगा, आप बोलोगे ये क्यों सिखा रहे हैं सर? ये बहुत जरूरी है। अगर कोई मैं सेगमेंट निकाल रहा हूँ, एक लाइन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, और अगर बोल दिया गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन N, तो आप मर्जी जाओ वैसे बना लोगे, ऐसे थोड़ी चलता है। तो वहां पे रूल क्या रहेगा कि यू शुड ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड यू हैव टू राइट PQ, दैट इज PQ इज 4 सेंटीमीटर विच इज गिवन बिकॉज P इज 4 सेंटीमीटर फार फ्रॉम अ लाइन। 4 सेंटीमीटर फार मीन्स इट शुड बी परपेंडिकुलर, जो डिस्टेंस रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। सो होप आपको ये समझा होगा, बहुत डीप में, बहुत डरा के पढ़ा है मैंने, ठीक है। सो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोकस कर रहा हूँ। आपको अभी नहीं समझेगा, जब आएंगे ना पॉइंट सर बराबर बोल रहे थे, तो इनको रिमेंबर करो। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।